वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद तस्लीम लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू यूट्यूब सीरीज को जो आपको ले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अद्भुत यात्रा पर, जहां हम साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे एन इनक्रेडिबल जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस। वाटर ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है कलेक्शन से। WTP में यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कलेक्शन फर्स्ट स्टेप होता है, जहां अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर से पानी कलेक्ट किया जाता है, जो आमतौर पर कॉमन सोर्सेस जैसे रिवर, लेक्स या रिजर्वायर से कलेक्ट किया जाता है। तो अब हमें चाहिए कि इस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक किस तरह पहुंचाया जाए। तो इसके लिए एक सीरीज ऑफ पंप्स और पाइपलाइन के हेल्प से पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है, और जहां यह पंप्स फिक्स्ड होता है उसे हम इनटेक टावर पंप हाउस के नाम से जानते हैं। कभी कभी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को ग्रेविटी वाटर फ्लो के हेल्प से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है, ताकि पंपिंग कॉस्ट को कम किया जा सके। इस इनटेक टावर पंप हाउस में पानी कलेक्ट करने के साथ साथ पानी का स्क्रीनिंग भी किया जाता है। इस प्रोसेस में लार्ज फ्लोटिंग आइटम्स जैसे रैग्स, प्लास्टिक, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा को स्ट्रेन यानी छन्ने के लिए किया जाता है। स्क्रीनिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाली पहली यूनिट ऑपरेशन है, इसलिए पानी सबसे पहले एक बड़े मेटल स्क्रीन से गुजारा जाता है, जिसे आमतौर पर बार स्क्रीन कहते हैं, जो पानी की सोर्स ऑफ इनटेक के सामने रखा जाता है। इससे रैग्स, पेपर, प्लास्टिक्स और मेटल्स जैसे चीज़ों को रिमूव किया जाता है, ताकि डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट्स जैसे पंप्स, पाइपिंग और अप्रेंटिसेस को खराब होने और ब्लॉक होने से बचाया जा सके। इन स्क्रीन्स को नियमित रूप से हैंड रेक के हेल्प से मैन्युअली क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्टेप है रॉ वाटर टैंक। अब कलेक्शन के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचता है पंप एंड पाइपलाइन के हेल्प से, और वो सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है रॉ वाटर टैंक में। इस रॉ वाटर टैंक में फिलिंग के दौरान पाइप के इनलेट में एक स्ट्रेनर भी लगा होता है, जो वाटर को स्ट्रेन करने के लिए लगा होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्री क्लोरीनेशन। रॉ वाटर को ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजने के दौरान प्री क्लोरीनेशन किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट से पहले क्लोरीन ऐड करने की प्रक्रिया को प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। प्री क्लोरीनेशन जनरली कोगुलेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ अल्गी ग्रोथ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करता है। प्री क्लोरीनेशन के बाद पानी मूव करता है नेक्स्ट यूनिट प्रोसेस एरेशन के लिए। एरेशन यानी कि हवा को पानी के साथ मिलाना। यह एक तरीका है जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को सनसनी हवा से मिलाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अनुचित मात्रा में आयरन और मैग्नीज मौजूद होते हैं। तो जब पानी को इस कैस्केड एरेटर से गुजारा जाता है, तब ये आयरन और मैग्नीज को ऑक्सीडाइज करता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। और एरेशन टेस्ट एंड ओडोर को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। अब नेक्स्ट स्टेप है कोगुलेंट एडिशन। एरेशन प्रोसेस के बाद अब बारी है वाटर में केमिकल ऐड करने की, ताकि केमिकल्स पानी में फ्लोटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े और बड़े और भारी जेलेटिनस पार्टिकल्स बनाए, जिसे हम फ्लॉक कहते हैं। इस प्रोसेस में एक केमिकल पानी में ऐड या इंजेक्ट किया जाता है, जैसे इन दो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, जो नेचुरल अल्कालिनिटी के साथ रिएक्ट करके इंसॉल्युबल प्रिसिपिटेट को बनाता है। इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले बहुत से अलग अलग केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स को कोगुलेंट कहा जाता है। एक सबसे कॉमन कोगुलेंट
जो बहुत सालों से इस्तेमाल होता आया है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट यानी एलम। कुछ और प्रसिद्ध कोगुलेंट्स हैं जैसे फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनेट, एक्टिवेटेड सिलिका और पॉलीमर्स। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉलीमर्स क्या है। पॉलीमर्स कहते हैं जिन्हें रिपीटेड स्मॉल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है और जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये पॉलीमर्स कैटोनिक पॉलीमर्स यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनायोनिक पॉलीमर्स यानी नेगेटिवली चार्ज्ड और नॉन आयोनिक पॉलीमर्स यानी न्यूट्रल चार्ज्ड, जो कि इसी अलग अलग श्रेणी में आते हैं। चाहे कोई भी कोगुलेंट या उनके मिश्रण का उपयोग हो, उन्हें पानी के साथ अच्छे से मिलाना ज़रूरी है ताकि वो भारी फ्लॉक बना सके। कोगुलेंट एडिशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं, केमिकल को पानी में मिलाकर सस्पेंडेड मटेरियल को क्लम्प करने का प्रोसेस को फ्लॉकुलेशन या कोगुलेशन कहते हैं, और जहां पर कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन की प्रक्रिया होती है उसे फ्लॉक्यूलेटर कहते हैं। इसी प्रोसेस को करने के लिए केमिकली एडेड वाटर आगे बढ़ता है रैपिड मिक्सर यूनिट में, जहां पर कोगुलेंट को पानी में जल्दी और पूरी तरह से मिलाया यानी मिक्सिंग किया जाता है। रैपिड मिक्सर यूनिट के बाद वाटर मूव्स करता है फ्लॉक्यूलेटर में, जहां पानी का मिलाना यानी मिक्सिंग फिर धीरे कर दिया जाता है ताकि पानी फ्लॉक के साथ संपर्क में आए और फ्लॉक का साइज बढ़े, ताकि आगे चलकर क्लेरिफायर में सेटल हो सके। और फ्लॉक्यूलेटर से पानी मूव करता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेडिमेंटेशन, जिसे हम क्लैरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये है क्लैरिफायर जहां सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, जहां सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल होते हैं। जब फ्लॉकुलेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है तब पानी फ्लॉकुलेटर से सेडिमेंटेशन बेसिन की सेंटर तक पहुंचता है। यहाँ पर पानी क्लैरिफायर के सेंटर से यूनिट के पेरीमीटर तक जाता है। जब पानी वियर की तरफ बढ़ता है तब बड़े फ्लॉक पार्टिकल्स क्लैरिफायर के नीचे सेटल हो जाते हैं, जिसे स्लज कहा जाता है, और इस स्लज को पंप की मदद से क्लैरिफायर से बाहर निकाल लिया जाता है और स्लज प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। और क्लियर एंड क्लैरिफाइड पानी वियर के ऊपर से गुजरकर पानी जमा होता है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद बारी है फिल्ट्रेशन की, और ये है रैपिड सैंड फिल्टर। इस फिल्टर में लेयर ऑफ सैंड है जिसे फिल्टर मीडिया कहा जाता है, और लेयर ऑफ ग्रेवल्स है जो कि फिल्टर मीडिया के सपोर्ट करने के लिए दिया गया होता है। फिल्ट्रेशन के लिए क्लियर पानी सेडिमेंटेशन बेसिन से मूव करता है और हमारे रैपिड सैंड फिल्टर के इनलेट चैम्बर में एंटर करता है, और फिर ग्रेविटी फोर्स की मदद से वाटर फिल्टर मीडियम यानी सैंड से पास करता है, और उसके बाद वाटर लेयर ऑफ ग्रेवल को पास करते हुए वाटर लेटरल ड्रेन्स में एंटर करता है, और फिर ये लेटरल ड्रेन से साफ और क्लियर पानी सेंट्रल ड्रेन में कलेक्ट होता है और उसके बाद वाटर स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है। एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इन रैपिड सैंड फिल्टर के सैंड पोर्स फैन पार्टिकल्स के वजह से क्लॉग्ड हो जाते हैं, जिससे फिल्टर बेड की एफिशिएंसी घट जाती है। इसलिए इस कोलाइडल पार्टिकल्स को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है, और इसे रिमूव करने के लिए वेल नोन तरीका है फिल्टर बैकवॉशिंग। इस बैकवॉशिंग प्रोसेस में पानी का फ्लो को रिवर्स कर दिया जाता है और पानी के साथ साथ एयर प्रेशर दिया जाता है, जिससे क्लॉग्ड फैन पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है डिसइंफेक्शन। जब वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजर जाता है तब वह लगभग क्लियर और क्लीन हो जाता है। हाँ, फिर भी पानी में कुछ बैक्टीरिया और वायरस मौजूद हो सकते हैं,
इसलिए इन्हें नष्ट करने के लिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कॉमन डिसइंफेक्शन प्रोसेस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है क्लोरीनेशन। जैसे कि हम जानते हैं क्लोरीन डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, जैसे क्लोरीन गैस जो कि सबसे आम है, क्लोरीन डाइऑक्साइड, हाइपोक्लोराइट एक्सेट्रा। भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन वाटर में पर्याप्त अमाउंट में ऐड किया जाता है ताकि सभी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट हो जाएं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाए। फिल्ट्रेशन के बाद स्टोरेज से पहले वाटर में क्लोरीन डोज किया जाता है, यहाँ पर जो कि क्लोरीन गैस फीड स्टेशन से क्लोरीन गैस को फीड किया जाता है, और साथ ही साथ ट्रीटेड वाटर में क्लोरीन डिटेक्टर की मदद से क्लोरीन लेवल कंटिन्यूअसली और केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। डिसइंफेक्शन प्रोसेस के बाद अगला स्टेप है स्टोरेज। जब डिसइंफेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है तब वाटर को स्टोर किया जाता है। स्टोरेज आमतौर पर एक अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में किया जाता है जिसे क्लियर वेल कहते हैं, और इसके अलावा आपके घर के आसपास आपने देखा होगा ऊंचाई पर टावर स्टोरेज टैंक होते हैं। इस टावर स्टोरेज टैंक में भी पानी को स्टोर किया जाता है। इसका इस्तेमाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान प्रेशर प्रोवाइड करना होता है। अब बारी है डिस्ट्रीब्यूशन की। स्टोर्ड पानी को पंप्स की मदद से घरों तक पहुंचाया जाता है, जो कि बड़े अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के माध्यम से पानी को पूरी टाउन की लंबी दूरी तक ले जाया जाता है, और फिर छोटे पाइपलाइन से घरों तक पानी को पहुंचाया जाता है। वाटर फिल्ट्रेशन के बाद आपके दिमाग में आता होगा कि स्लज का क्या किया जाता है, तो आइए जानते हैं। सेडिमेंटेशन बेसिन से स्लज को स्लज थिकनर में भेजा जाता है, और ये है स्लज थिकनर जिसे ग्रेविटी थिकनर के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम होता है स्लज की सॉलिड कंसंट्रेशन को बढ़ाना और स्लज में मौजूदा लिक्विड और सॉलिड को अलग करना। तो स्लज सेडिमेंटेशन बेसिन से स्लज थिकनर में एंटर करते हैं और इसके बॉटम से थिक और गाढ़ा स्लज को स्लज ड्राइंग बेड में भेज दिया जाता है। स्लज थिकनर के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्लज ड्राइंग बेड। स्लज ड्राइंग बेड्स एक इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल तरीका होता है स्लज को सुखाकर तैयार करने का, जिससे इसका वॉल्यूम कम हो जाता है और उसको लैंड फिलिंग या अन्य तरीकों से डिस्पोज किया जा सके। स्लज थिकनर से स्लज को ड्राइंग बेड्स में भेजा जाता है, जहां स्लज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसको सुखाने के लिए ओपनली एक्सपोज किया जाता है। धूप और हवा की मदद से स्लज में मौजूदा पानी स्लोली एवापोरेट हो जाता है और स्लज का वॉल्यूम कम हो जाता है और पानी की कमी से वजन घट जाता है। इसके साथ ही स्लज ड्राइंग बेड्स की मदद से स्लज को स्टेबलाइज किया जाता है, जिससे बदबू कम होती है और पैथोजेंस और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स का प्रभाव भी कम हो जाता है, और इसके बाद लैंड फिलिंग या फिर डिस्पोजल के लिए भेज दिया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंजॉयबल लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के और भी वीडियोस मिलते रहें। याद रखिए, नॉलेज ही पावर है, इसलिए सीखते रहिए और एम्पावर्ड रहिए। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।